देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। परमाणु केंद्रों पर हुए हमले से भड़के ईरान ने अपनी चालबाज मिसाइल दाग दी है, जिससे आयरन डोम भी धोखा खा गया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करेंगे कि ये जो मिसाइल दागी गई है, खैबर शेकन मिसाइल, जो बहुत ही शक्तिशाली और ताकतवर ईरान की तरफ से बताई जा रही है, और ये देखा जा सकता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम रहा है वो यानी कि उसको भी उसने चकमा दे दिया है, धोखा दे दिया है, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इसको आप कैसे देखते हैं और इस खैबर शेकन मिसाइल की खासियत क्या है? जब ये मिसाइल ईरान बनाना चाहता था तो उसको नॉर्थ कोरिया ने हेल्प किया, और वेस्टर्न मीडिया के रिपोर्ट में तो उन्होंने इस खूंखार मिसाइल का नाम ही दे दिया डूम्सडे मिसाइल। इसका बहुत बड़ा कारण था कि ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है, और इसका वॉरहेड बहुत ही बड़ा है। 1500 किलो का वॉरहेड इसमें फिट हो जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि एक साथ 40 मिसाइल्स को लॉन्च किया गया। होता यह है कि लॉन्च के बाद ये मिसाइल अंतरिक्ष की तरफ जाती है, फिर टारगेट की तरफ ट्रैवल करती है, फिर वायुमंडल में प्रवेश करती है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एक्सोस्फीयर। फिर ये एंडोस्फीयर में आती है। खास बात यह है कि ये मिसाइल जब वायुमंडल में प्रवेश करके टर्मिनल फेज में टारगेट की तरफ जाती है, एक तो इसकी स्पीड हाइपरसोनिक हो जाती है, ध्वनि से भी 5 गुना ज़्यादा रफ्तार। और एक और चीज़ क्या है कि ये मैनूवर कर सकती है टर्मिनल फेज में, थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। तो दुश्मन के जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं, या दुश्मन के जो MGR हैं, मिसाइल गाइडेंस रेडार हैं, वो इसको ठीक से ट्रैक करके इसको ध्वस्त नहीं कर पाते हैं। एक और चीज़ है कि ये जब टारगेट को हिट करता है तो इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके शेयर काइनेटिक एनर्जी से 1-2 बिल्डिंग, 5-6 बिल्डिंग तो ऐसे ही गिर जाती हैं। तो बहुत ही शानदार मिसाइल है। 30-40 क्यों फायर किया, इसका रीज़न है क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करना है। एक साथ बहुत कम समय में इतनी सारी मिसाइलें लॉन्च करो कि दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम सोचता ही रहे कि इसको गिराऊं, इसको मारूं, इसको गिराऊं, इसको मारूं, और फाइनली ज़्यादातर मिसाइलें बचकर सरवाइव होकर टारगेट तक पहुंच जाती हैं। अब आयरन डोम की हम बात कर रहे थे। इजराइल ने इस तरह की मिसाइलों को फिट करने के लिए थर्ड मिसाइल सिस्टम लगाया हुआ है, एरो 1, एरो 2 लगाया हुआ है, पेट्रियोट भी लगाया हुआ है। सबसे बड़ी बात है उनका अपना डेविड स्लिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा है। लेकिन क्या होता है, जब आप 40 मिसाइलें एक साथ दाग दोगे तो जैसे पेट्रियोट है या एरो 1, एरो 2 है, आप कितने दागोगे? आप 2 को गिरा दोगे, 4 को गिरा दोगे, 10 को गिरा दोगे, लेकिन फिर भी 40 में से फाइनली 8, 10, 11, 12 टारगेट तक पहुंच जाती हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम फौज में बोलते हैं सैचुरेट द एनिमी विद मैसिव फायर पावर। तरीके से ईरान की तरफ से हमला किया गया है, बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, और साथ ही साथ तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया है। तो ये माना जा रहा है, और IRGC की तरफ से ये दावा भी किया गया है कि जो रणनीति है उसमें बदलाव किया गया है, और बेहतर रणनीति के साथ ये अटैक्स किए जा रहे हैं कि जो इजराइल का रक्षा तंत्र है वो भी भ्रमित हो गया है, कंफ्यूज हो गया है कि हो गया है। एकदम इजराइल का जो रक्षा तंत्र है उसमें उन्होंने जो मिसाइल सिस्टम लगाए हुए हैं, थ्योरेटिकली वो दावा करते हैं कि 90% सक्सेसफुल हैं। यानी अगर ईरान 100 मिसाइलें दागेगा तो 90 को वो गिरा देंगे। लेकिन ईरान क्या कर रहा है कि अपने मिसाइलों को एक तो एक साथ छोड़ देता है, दूसरी ईरान क्या कर रहा है कि कब छोड़ेगा पता नहीं, तीसरी चीज़ ईरान क्या कर रहा है कि हाईली मैनूवरेबल मिसाइलें छोड़ रहा है, जो कि टर्मिनल फेस में बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी, यानी क्या होता है जब आप मिसाइल छोड़ते हो तो बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी में जाता है, तो इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम का जो सेंट्रल कंप्यूटर है उसको प्रेडिक्ट कर सकता है कि ये पाथ है एंट्री का। लेकिन जब वो मैनूवर कर रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे दाएं बाएं जा रहा है, तो इजराइल के रेडार के जो CPU है वो भांप नहीं पाते कि किस दिशा से आएगा। एक और चीज़ जो इजराइल अब करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान का एक मिसाइल आता है, इजराइल अपने 3-3 इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ देता है। इसका पर्पस ये है कि ईरान का एक मिसाइल आ रहा है, इंटरसेप्टर 1 अगर मिस कर जाता है तो इंटरसेप्टर दूसरा उसको ध्वस्त करेगा, वो भी मिस कर जाता है तो तीसरा इंटरसेप्टर उसको डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी 100% ध्वस्त करेगा। ठीक है।
और सर एक मैं इस पे भी बात करना चाहती हूँ कि जो अमेरिका ने जो 2 हफ्तों का समय दिया पहले, और इज़राइल ने भी कहा अमेरिका जो करना चाहता है वो करेगा, हम जो करना चाहते हैं हम करेंगे, और अचानक से ऐसा होता है कि अमेरिका ने इस तरीके से बॉम्बर्स को वहाँ पर B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करके उनके परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया, ध्वस्त कर दिया। अगर देशों के हिसाब से जाएं तो कौन कौन से देश जो हैं वो किस किस के साथ है? अभी अमेरिका तो बीच में डायरेक्ट एंट्री हो गई, अब किस किस की एंट्री और होने वाली है, और दूसरी चीज़ क्या उनका स्टैंड रहने वाला है उन देशों का? जी हाँ, इस युद्ध में अमेरिका ने एंट्री मार दी है। अब ईरान के समर्थन में खुलकर जो देश आए हैं, जैसे कि चीन है, रशिया है, नॉर्थ कोरिया है। अ, रशिया की दिक्कत ये है कि समर्थन दे रहा है लेकिन वो यूक्रेन के युद्ध में उलझे हुए हैं। तो रूस अपने यहाँ अपनी फैक्ट्रियों में जितने बम गोले बना रहा है वो यूक्रेन में ही खप रहे हैं। इसी तरह से चीन बहुत दूर है। चीन से अगर वो हथियार भेजना भी चाहे तो शिप के रास्ते से भेजना पड़ेगा। तो वो शिप को यूएस की जो नेवी है वो साउथ चाइना सी में या इंडियन ओशन में या अरब सागर में इंटरसेप्ट कर लेगी। वो अमेरिका ने क्या किया हुआ कि अपनी नेवी को ईरान के बंदरगाह हैं जैसे चाबहार है, बंदर अब्बास है, अमेरिका की नेवी ने घेरा हुआ है, ताकि अगर दुनिया के किसी भी देश से पानी के रास्ते हथियार आ रहे हैं तो वो उनको इंटरसेप्ट कर देंगे, रोक देंगे। तो और कौन है? ओआईसी के जो देश हैं, कोई 57-56 देश हैं मुसलमान देश, इन लोगों ने एक मीटिंग की थी इस्तांबुल में कल परसों, लेकिन वहाँ इन सब देशों ने उनकी निंदा तो की, अमेरिकन की और इजराइल की, लेकिन खुलकर जो असली हेल्प होती है कि कोई फ़ौज भेज दे, कोई रॉकेट मिसाइल दे दे, सबसे बड़ी बात है कि कोई अपनी एम्बेसी ही तो कम से कम बंद करवा दे। सऊदी है, सऊदी बोल सकता है कि इजराइल की एम्बेसी जो है रियाद में बंद कर दो, या सऊदी बोल सकता है कि हम हमारी जो एम्बेसी है वो तेल अवीव में बंद कर रहे हैं एज ए प्रोटेस्ट। ऐसी असली कार्रवाइयाँ कोई भी नहीं कर रहा, सब लोग ज़ुबानी सपोर्ट दे रहे हैं। यूरोप के जो देश हैं उन्होंने निंदा भी की है, और जाहिर बात है कि जब ये मामला यूनाइटेड नेशन में आएगा, चाहे यूएनजीए में या यूएनएससी में, यूरोप के देश बहुत मजबूती से चाहते हैं कि ये हमला इजराइल और अमेरिका बंद करें। ये देखना पड़ेगा कि वो बोल रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका ये हमला बंद करें, क्योंकि ईरान ने तो बोल ही दिया है बार बार कि जैसे ही इजराइल हमला बंद करेगा ईरान भी हमला बंद कर देगा। तो यूरोप के देश इस तरह से देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा ईरान के सपोर्ट में हैं। बड़ी बात आप कह रहे हैं सर, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि ज़ुबानी ही जंग अभी चल रही है, लेकिन अब अमेरिका ने जो किया है, मुझे लगता है कि लोगों का जो माइंडसेट है वो एकदम से चेंज हुआ है, क्योंकि हर कोई यही कह रहा था कि ट्रम्प बस बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, और अब देखिए ट्रम्प ने एक चीज़ तो है सबको कंफ्यूज कर दिया, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ट्रम्प ने बोला 15 दिन के बाद करेंगे। तो फौज में हम एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक मिसकम्युनिकेशन, कि महान नेता बोले कि मैं तो तेरे को इस गाल पे थप्पड़ मारूंगा, और थप्पड़ जो है इस गाल पर आ गया है। तो मेरे ख्याल से ईरान थोड़ा सकपका गया है, लेकिन जवाब देगा सही समय आने पर, सही तरीके से जवाब देगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से, और मुझे लगता है जो भी हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, बहुत सरल शब्दों में उनको समझाया कि इस समय वॉर जो है वो कहाँ जा रही है, और कौन से देश जो हैं वो किसके साथ खड़े हैं, और कौन क्या चाहता है, किस तरीके की वॉर चल रही है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ इसी तरीके के जो वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं, जो भी हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, वो रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से लगातार जुड़े रहिए, और जुड़ सकते हैं नए व्यूअर्स, और साथ ही साथ हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।